नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर अपन फिफ्थ यूनिट पढ़ रहे हैं। फिफ्थ यूनिट के अंदर अपन ने डिफ्रैक्शन विवर्तन स्टार्ट किया था। विवर्तन क्या होता है? तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। Bending of a wave from the edges of an obstacle is termed as diffraction. और अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डिफ्रैक्शन है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। अपन आज फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। फ्रेनेल ने पूरी तरंगाग को किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इस तरंगाग को छोटे छोटे कटिबंधों में विभाजित किया और इन कटिबंधों से जो तरंगे आ रही हैं बिंदु P के ऊपर, इनके मध्य पथांतर λ/2 का होता है। Fresnel divided the wavefront into small regions and these small regions are termed as zone. To find the resultant intensity at point P, these resultant zones produce waves which has a phase difference of pi or path difference of λ/2 and these zones are termed as half period zone. तो अब अपन ये जो हमारे हाफ पीरियड जोन है, अर्ध आवृत्ति कटिबंध है, इनको हम किस तरह से बनाएंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन अपन देख रहे हैं। ये मेरे पास एक तरंगाग है जिसको कि मैंने समतल तरंगाग है। इस समतल तरंगाग को मैंने यहाँ पर ABCD द्वारा दर्शाया है। अब हमें ये बिंदु P दिया है। इस बिंदु P के ऊपर अपने को तीव्रता का मान निकालना है। We have to find the intensity at the point P. ये निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, P से इस वेवफ्रंट ABCD के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रही हूँ। ये परपेंडिकुलर मैंने डाला है PO और ये दूरी PO मैंने मानी है स्मॉल b के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी वेवफ्रंट को हाफ पीरियड जोन में बांटेंगे। ये हाफ पीरियड जोन में बांटने के लिए हम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं B। हम P सेंटर मानते हुए यहाँ पर गोलीय पृष्ठ बनाएंगे जिनकी की दूरी का मान हम लेंगे λ/2 के पथांतर से बढ़ती हुई। तो हमारे पास पहला जो आएगा सर्किल, उसके लिए मान होगा b प्लस λ/2। इसी तरह आगे b प्लस 2 λ/2 और nवें कटिबंध के लिए आ जाएगा b प्लस n λ/2। तो हमने हमारी तरंगाग को छोटे छोटे कटिबंधों के अंदर बांटा है। तो इस प्रकार जो मेरी गोलीय पृष्ठ है उसका हम इंटरसेक्शन लाइन देखें तो ये आ जाएगी, एक लाइन खींच ले यहाँ पर। तो हमारे पास ये आ जाएगा, पहला जो हमारा जोन है इसका रेडियस आ जाएगा OM1 बराबर R1 के और दूसरा जो सर्किल है OM2 इसका रेडियस होगा R2 के बराबर। जो दूसरा कटिबंध होगा वो कौन सा कटिबंध होगा, दूसरे सर्किल और पहले सर्किल के बीच का जो रीजन है इसको हम दूसरा कटिबंध कहते हैं। इसी तरह nवा कटिबंध होगा n-1 वाला जो सर्किल है और nth सर्किल के बीच का जो कटिबंध है उसको हम nth हाफ पीरियड जोन के बीच का एरिया कहेंगे। तो हमने हमारी समतल तरंगाग को अर्ध आवृत्ति कटिबंधों में बांटा है। We have divided our plane wavefront into
zones which are termed as half period zones. हाफ पीरियड जोन्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पास वाली दो जोन्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारे पास लैम्डा बाय 2 के बराबर है। अब हमारा ये जो हाफ पीरियड जोन्स हमने बनाए हैं इनका हम रेडियस निकालेंगे। तो मैं nth हाफ पीरियड जोन जो मेरा बना है इसका रेडियस निकाल रही हूं। यहां पर मैंने nth हाफ पीरियड जोन के एरिया को दिखाया है। nth हाफ पीरियड जोन का एरिया कौन सा होता है? n-1 जोन और nth जोन के बीच का जो एरिया है इसको हम nth हाफ पीरियड जोन के बीच का एरिया कहते हैं। तो सेंटर है जिसको कि हम ध्रुव पोल कहते हैं O, और ये मेरा बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता का मान निकालना है। ये nth जोन है, इसके ऊपर ये जो बिंदु मुझे मिल रहा है कैपिटल Mn, OMn दूरी का मान है मेरे पास Rn के बराबर, जो कि हमें निकालना है। यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं त्रिभुज MNOP के अंदर। यहाँ पर MNP² का मान आ जाएगा MNO² प्लस OP²। मान मुझे ज्ञात है, MNP का मान है B प्लस n लैम्डा बाय 2 और OMN का मान मेरे पास है Rn के बराबर, और ये दूरी OP हमने B के बराबर मानी थी। तो यहाँ से हम Rn का मान निकाल सकते हैं। Rn को मैंने Rn² को एक साइड कर लिया, बाकी टर्म्स मेरी दूसरी साइड आ गई। इसको सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा NB लैम्डा प्लस n² λ² अपॉन 4। हमें पता है कि NB लैम्डा का मान काफी अधिक है, तो हम हमारी सेकंड टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। ये निगलेक्ट करके हम nth हाफ पीरियड जोन का एरिया निकाल रहे हैं। तो nth हाफ पीरियड जोन का एरिया आ जाएगा Rn बराबर √NB लैम्डा। अर्थात रेडियस किसके ऊपर निर्भर करता है? हाफ पीरियड जोन की संख्या के ऊपर, √n के ऊपर। जैसे जैसे हाफ पीरियड जोन का मान बढ़ेगा, नंबर ऑफ जोन्स की वैल्यू बढ़ेगी, मेरे हाफ पीरियड जोन का रेडियस चेंज होगा। अब हमारा ये जो nth हाफ पीरियड जोन हमने लिया है, ये nth हाफ पीरियड जोन है, इसका एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट P से। तो एवरेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा पॉइंट P से? ये निकालने के लिए मैं n-1 वाला जो जोन है इसके ऊपर पॉइंट है Mn-1, इसको P बिंदु से जोड़ रही हूं। ये दूरी अपने को पता है, इस दूरी का मान है B प्लस n-1 लैम्डा बाय 2। तो P बिंदु के ऊपर nth हाफ पीरियड जोन से जो प्रकाश आ रहा है इसके लिए औसत दूरी का मान आ जाएगा Pmn प्लस Pmn-1 अपॉन 2, क्योंकि अपन औसत दूरी का मान निकाल रहे हैं। अब चित्र से मुझे Pmn और Pmn-1 का मान ज्ञात है, तो मैं औसत दूरी का मान निकाल सकती हूँ। इस औसत दूरी को मैंने xn से रिप्रेजेंट किया है। xn का अर्थ है कि मैं nth हाफ पीरियड जोन की औसत दूरी निकाल रही हूँ। We are finding the average distance of nth हाफ पीरियड जोन। तो मान रख दूं और इसको हल कर लें तो अपने पास nth हाफ पीरियड जोन की औसत दूरी का मान आ गया B प्लस 2n-1 लैम्डा बाय 4। इसी तरह n-1 वाले जोन का निकाल लें। n को हम रिप्लेस कर दें इस सूत्र के अंदर n-1 से, तो n-1 हाफ पीरियड जोन की औसत दूरी का मान आ जाएगा B प्लस 2n-3 लैम्डा बाय 4। तो हमारे पास
ये दोनों जो जोन्स हैं nth और n-1 जोन से P बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर का मान आ जाएगा λ/2 के बराबर। λ/2 का जो पथांतर है ये बराबर होता है कलांतर पाई के। अगर हम इसको कलांतर पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो पार्ट डिफरेंस तो हो गया λ/2 और फेज डिफरेंस है मेरे पास फाई के बराबर। रेडियस का मान अपन ने निकाल लिया, रेडियस और औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया। अब मैं इस हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालूंगी। एरिया का मान nth जो हमने हाफ पीरियड जोन बनाया है वो उसके लिए मान जो अपन निकालेंगे वो nth जोन और n-1 जोन के बीच का जो एरिया है ये मेरा एरिया है nth हाफ पीरियड जोन का। तो यहां से एरिया का मान आ जाएगा पाई rn स्क्वायर माइनस पाई rn-1 स्क्वायर। rn का मान मैं निकाल चुकी हूं √nb लैम्डा प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4। rn-1 का मान निकालने के लिए n की जगह मैं n-1 रख रही हूं। तो ये सारे मान रख दें और इसको हल कर लें तो अपने पास an का मान आ जाएगा पाई b लैम्डा के बराबर। यहाँ पर हमने लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को निग्लेक्ट किया है तो हमारे पास क्षेत्रफल का मान आ गया पाई b लैम्डा के बराबर। हम यहाँ देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के मान में n कहीं भी नहीं आ रहा, अर्थात क्षेत्रफल का मान नियत रहता है। ये निर्भर नहीं करता कि हमने कौन सा हाफ पीरियड जोन लिया है। The area of all half period zone is constant as it does not depends on n. अब हम ये जो हमारे हाफ पीरियड जोन है हमने अभी देखा है कि पास वाले जो दो हाफ पीरियड जोन हैं उनसे जो बिंदु P के ऊपर प्रकाश आ रहा है उनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है λ/2 के बराबर या फेज डिफरेंस कहें पाई के बराबर होता है। इसका क्या अर्थ है कि हमारे पास जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हाफ पीरियड जोन से लाइट वेव आ रही है वो सेम फेस में होगी। इसी तरह सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ या हम यूं कहें इवन नंबर से जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो P बिंदु के ऊपर समान कला में होंगी। अब हम P बिंदु के ऊपर परिणामी आयाम का मान निकालेंगे। P बिंदु के ऊपर परिणामी आयाम का मान निकालने के लिए हमने हमारी तरंगा को छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर बांटा हुआ है जिनको कि हम अर्ध आवृत्ति कटिबंध कहते हैं। We have divided our wavefront into small regions which are termed as half period zone. The amplitude at a point P depend on various factors. तो अब अपन उन भागों का देखेंगे जिसके ऊपर आयाम का मान निर्भर करता है। आयाम का मान क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। The amplitude depends on the area of half period zone. E0 directly proportional to A. किसी भी कटिबंध से जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता या आयाम का मान दूरी के ऊपर निर्भर करता है। यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। The intensity or amplitude at a point P depends on the average distance and it is inversely proportional to the distance.
यहाँ पर ये मैंने nth हाफ पीरियड जोन से आई हुई तरंग को दिखाया है। इंक्लिनेशन इसका मान ले हम थीटा n। तो P बिंदु के ऊपर जो लाइट आ रही है ये इस इंक्लिनेशन थीटा n के ऊपर भी डिपेंड करती है और आयाम का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 प्लस कॉस थीटा n के। तो ये सारे फैक्टर्स मैं जोड़ लूं तो पहला अपन ने देखा था कि आयाम का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल का मान अभी अपन ने निकाला है पाई बी लैम्डा। इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है, फैक्टर है 1 प्लस कॉस थीटा n और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज डिस्टेंस के और एवरेज डिस्टेंस अपन ने अभी ऊपर निकाला था, औसत दूरी का मान है b प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4। तो ये सारे मान मैंने रखे हैं। अब P बिंदु पर आने वाली तीव्रता का मान अपन यहां से देखें तो उन आयामों को मैं मान रही हूं E01, E02, लास्ट जो हमने जोन माना है उसके लिए आयाम मान रही हूं E0n के बराबर। क्षेत्रफल हमें पता है कि सभी जोन्स का बराबर है। अब यहां से अपन देखें इंक्लिनेशन है और डिस्टेंस है, ये एम्पलीट्यूड के डिसाइडिंग फैक्टर हैं। यहां से अपन देख सकते हैं कि आयाम का मान जैसे जैसे हमारे जोन की संख्या बढ़ेगी आयाम का मान लगातार कम होता जाएगा, अर्थात फर्स्ट जो जोन है उससे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। E01 ग्रेटर देन E02 और एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। nth जोन से आने वाली तरंग के लिए आयाम का मान न्यूनतम के बराबर होगा। और अभी अपन ने देखा है कि पास वाली दो जोनों से आने वाली तरंगे इनमें पथांतर होता है लैम्डा बाय 2 और कलांतर होता है पाई के बराबर। तो हम अपोजिट साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली तरंग को अपन प्लस से लिख रहे हैं तो दूसरी तरंग अपनी नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो आयाम आ जाएगा E01 माइनस E02 प्लस E03 इसी तरह से आगे। अंतिम जो तरंग है इसका आयाम निर्भर करेगा कि हमने हमारे तरंगाक को इवन नंबर के जोन्स में बांटा है या ऑड नंबर के जोन्स के अंदर बांटा हुआ है। इसीलिए इसको मैं प्लस -1 की पावर n-1 E0n से लिख रही हूं। अपन ने यहां इस सूत्र द्वारा ये दर्शाया है कि आयाम का मान लगातार घटता जाएगा। तो यहां से E02 को लगभग मैं पहली और तीसरी तरंग जो है इनके औसत आयाम के बराबर लिख सकती हूं, अर्थात E02 को मैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वेव लिख सकती हूं। फर्स्ट और थर्ड वेव का एम्पलीट्यूड है E01 और E03। तो E02 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज E01 प्लस E03 बाय 2। इसी तरह से E04 को भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करें, E01 बाय 2 प्लस E01 बाय 2 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म माइनस E02 बाय माइनस E02, इसी तरह इसको भी मैं दो पार्ट्स में लिख रही हूं और अपन इसको आगे सॉल्व करें तो मेरे पास ये सारी ब्रैकेट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, दो टर्म्स ही रहेंगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है E01 बाय 2 और लास्ट टर्म है -1 की पावर n-1 E0n बाय 2। अगर हाफ पीरियड जोन्स इवन नंबर है तो इवन नंबर होने से नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आ गया E01 बाय 2 माइनस E0n बाय 2
अगर ऑड हैं तो E0 1/2 प्लस E0 n/2। पर अपन ने देखा है कि nth हाफ पीरियड जोन से जो प्रकाश आ रहा है उसका आयाम बहुत कम होता है, तो मैं इस टर्म को E0 n/2 वाली टर्म को लगभग 0 मान सकती हूँ। तो मेरे पास P बिंदु के ऊपर परिणामी तीव्रता का मान आ जाएगा E0 1/2। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी प्लेन वेव फ्रंट से किसी पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो एम्पलीट्यूड का मान पहले हाफ पीरियड जोन का आधा के बराबर है। E0 is equal to E0 1/2। ये तो हम आयाम का मान निकाला है, यहां से अपन तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। क्या संबंध होता है तीव्रता और आयाम में? तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। I is directly proportional to E0 square। तो P बिंदु के ऊपर तीव्रता का मान कितना आ जाएगा? I proportional to E0 1/2 होल स्क्वायर। E0 का मान मैंने रखा है। तो किसी बिंदु पर तीव्रता का मान पहले हाफ पीरियड जोन से प्रोड्यूस हुई तीव्रता के मान का 1/4 ही होता है। तो हमने आज ये देखा कि हम फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन किस तरह से बना सकते हैं। हम हमारी संपूर्ण तरंगाग्र को छोटे छोटे जोन्स में बांटेंगे। इन जोन्स को हम हाफ पीरियड जोन कहते हैं, क्योंकि जो पास वाली दो जोन हैं उनके बीच में हम पथांतर का मान λ/2 के बराबर रखते हैं। Thank you students for watching.